गैस्ट्रिक कैंसर, युवाओं में बढ़ता स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। जैसा कि हम देखते हैं कि आज की सुर्खियों में हमें देखने को मिला है कि जो 2008 से 2017 के बीच के जन्मे 15 मिलियन लोग हैं, इन पर बहुत भारी तरीके से इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी गैस्ट्रिक कैंसर का। ये स्टडी प्रोजेक्ट्स अवर, ये द हिंदू की हमारी न्यूज़ है। स्टडी प्रोजेक्ट्स अवर 15 मिलियन पीपल बोर्न ड्यूरिंग 2008 to 2017 could develop गैस्ट्रिक कैंसर इन लाइफ। तो हम आज इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, भारत की कंडीशंस क्या है और इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम इन सब के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो हाल ही के अध्ययन नेचर मेडिसिन 2025 में अनुमान लगाया गया है कि 2008 और 17 के बीच जन्मे 1.56 करोड़ लोगों की जीवन में गैस्ट्रिक कैंसर का जोखिम हो सकता है। ये हम इसको आगे अच्छे से देखेंगे। तो हम जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। भारत और चीन में सबसे अधिक मामले होने की आशंका बताई जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुल मामलों का 42% है जो एशिया में सिचुएटेड भारत और चीन में से देखने को मिल रहा है। उसके बाद 76% मामले हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया के कारण हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या है। तो जैसा कि ये पायलोरी एक सर्पिल आकार का ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है जो मानव पेट की श्लेष्मा झिल्लियों यानी म्यूक्स लेयर में रहता है। उसके बाद ये पेट के अम्लीय वातावरण में जीवित रहने की क्षमता रखता है। ये जो है पेट में उपस्थित एंजाइम से क्रिया करके और उसमें रहने के लिए अपने लिए एनवायरनमेंट अवेलेबल कर लेता है और उसमें ये जीवित रहता है और फिर इससे संक्रमण रोग होता है। विश्व में 50% से अधिक आबादी में मौजूद, विशेष रूप से विकासशील देशों में। तो ऐसा सबसे ज़्यादा हमें विकासशील देशों में देखने को मिल रहा है। भारत में उच्च प्रसार 60 से 80% के कारण गैस्ट्रिक कैंसर का प्रमुख जोखिम कारक है। इसके बाद इसके जो फैलने के हैं वो क्या कारण है, तो इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि दूषित भोजन, जैसे कि अच्छा भोजन नहीं मिलना। इसमें हम देखते हैं कि बच्चों को, क्योंकि इसमें 2008 से 17 तक है, तो जो बच्चों के लिए मिड डे मील है तो उसमें भी जो है अच्छा भोजन नहीं मिलना। एक जगह की जो है न्यूज़ भी आई थी हाल ही में कि वहाँ पर सांप का मांस भी मिलाया जा रहा है मिड डे मील खाने में। तो इससे बच्चों की हेल्थ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है अच्छा पानी नहीं मिलता, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाल ही में हमारी नदियाँ बहुत ज़्यादा दूषित दिखाई दे रही है हमें। तो ये और ख़राब स्वच्छता, जैसे अनुचित शौचालय सुविधाएं, जैसा कि हम देखते हैं कि लोग जो हम पब्लिक टॉयलेट्स रहते हैं तो उनमें इतनी अच्छी क्लियरिटी, इतनी अच्छी सफाई नहीं होती है। तो ये सब कारण जो है इस वायरस को फैलाने के लिए, इस कैंसर को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्र, तो इसके हम भारत और चीन की बात कर चुके हैं एशिया में। उसके बाद अमेरिका और अफ्रीका में मामले कम है, लेकिन उप सहारा अफ्रीका में भविष्य में 6 गुना वृद्धि की आशंका है। यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिख रहा, तो हम थोड़ा सा ऐसे ही देख के चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो कैंसर के मामलों में भारत तीसरे स्थान प्राप्त कर चुका है और मृत्यु दर में है दूसरा। ICMR के अनुसार भारत में कैंसर निदान के बाद 65% मृत्यु दर चीन में, जो कि चीन में 50% और अमेरिका में 23 है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एशिया की क्या स्थिति है। तो भारत और चीन में 6.5 मिलियन मामले अभी तक देखे जा चुके हैं।
कुल मामले 10.6 मिलियन वैश्विक जो पूरे विश्व का है उसके 2/3 हिस्सा यहाँ पे हमें एशिया में देखने को मिलता है, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिचुएटेड है, जो कि एशिया महाद्वीप में एक तो भारत भी है और एक चीन भी है। तो इस वजह से दोनों एरिया में ये विश्व का 2/3 जो पार्ट है वो यहाँ पर अफोर्ड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक कैंसर का क्या कारण है। तो पहला कारण तो है कि एच पायलोरी बैक्टीरिया, जो कि पेट में सूजन, अल्सर और कैंसर का कारण बनता है, क्योंकि ये जो है आंतों की झिल्लियों में बैक्टीरिया अपने फैला देता है और इसका एनवायरनमेंट ऐसा कर लेता है ताकि ये लंबे समय तक जीवित रह सके। एक कारण है कि इसमें हमें हाल ही में 75% मामले इसके कारण देखे जा चुके हैं, जो कि एच पायलोरी है इस बैक्टीरिया इसके बारे में। और दूषित भोजन, पानी और एंटीबायोटिक्स का जो है दुरुपयोग करना इसके प्रमुख कारण है। अस्वस्थ जीवन शैली, जैसे कि स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग मोटापे से ग्रसित होते हैं और कुछ है जो ड्रिंक करते हैं। तो ये इसके मतलब इन्हें जीवन शैली में ये अस्वस्थ जीवन शैली को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद अपर्याप्त जांच और जागरूकता, लोगों में जो है जागरूकता नहीं होती क्योंकि वो शिक्षित नहीं होते। और अपर्याप्त जांच मतलब जो कि हमारी पॉपुलेशन है वो गरीब है, तो उनके पास इतनी अर्निंग नहीं होती, तो वो अपना पैसा इतना जांचों में वगैरह में नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकी जो जांच वगैरह होती है वो बहुत महंगी होती है। उसके बाद इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो एच पायलोरी की जनसंख्या स्तर पर जांच और उपचार करना चाहिए। उसके बाद एंटीबायोटिक्स के माध्यम से प्रभावी उपचार होना चाहिए, क्योंकि इनका दुरुपयोग कर रहे लोग, तो इससे एकदम इफेक्टिव उपचार होना चाहिए। उसके बाद जो ड्रिंक और स्मोकिंग है इसमें कम से कम कमी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमी होनी चाहिए। उसके बाद जो मोटापा है उसका नियंत्रण और स्वास्थ्य आहार होना चाहिए, मतलब सबको अच्छी एकदम परफेक्ट फूड मिलना चाहिए जिसमें थोड़ी अच्छी प्रोटीन्स वगैरह इन सब की अच्छी मात्रा हो। तो एक संतुलित आहार होना चाहिए ताकि इसमें जो है प्रभाव कम देखने को पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक तो 1975 में जो कि NCCP है, तो भारत का राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, प्राथमिक रोकथाम, इसका जो है कार्य था प्राथमिक रोकथाम, शीघ्र निदान और उपशामक देखभाल करना, ये 1975 में शुरू किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम, ये जो है 1982 में शुरू किया गया। इसमें कैंसर बोझ का आकलन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वैश्विक स्तर पे है, ग्लोबल लेवल पे, कि इस पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ 8 देश है उनमें HPV टीकाकरण हुआ है, मतलब जो कि हमने वैक्सीन लगाई थी कोरोना की, तो उसकी तरह HPV का भी एक वैक्सीनेशन है, तो वो 8 देशों में उपस्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में 6 देशों की कैंसर नियंत्रण योजनाएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जांच, तो जांच कौन कौन सी होती है। तो एच पायलोरी और प्रारंभिक कैंसर लक्षणों की पहले तो पहचान करनी चाहिए। इसके लिए तकनीकें जो है डेवलप की गई है, टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी, बायोप्सी और रक्त परीक्षण, ऐसे की तकनीकें इन्होंने करी है ताकि इससे हमें पता चल सके कि जो है कैंडिडेट है उसको, पेशेंट को कैंसर है तो वो कौन से टाइप का है, क्या है, इसमें सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद चुनौतियाँ क्या है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है इनमें जांचों की सुविधा की कमी होती है, क्योंकि जो हमारे विलेज है वो इतने डेवलप नहीं है, वहाँ पे तो हॉस्पिटल भी अच्छी तरीके से काम नहीं करते। उसके बाद उच्च
उपचार लागत और जागरूकता की कमी, मतलब बहुत से जो गरीब लोग हैं, क्योंकि उनको ही अच्छा भोजन नहीं मिलता और अच्छा पानी और ये सब, तो उनमें जागरूकता होनी चाहिए। पहली बात तो वो शिक्षित होने चाहिए, तो उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि ये वायरस है तो इसकी चेकअप कराना चाहिए। तो और उच्च उपचार लागत, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली है, तो उनको इतनी अर्निंग नहीं होती, उनकी फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम, मतलब डिस्टर्ब होते हैं वो, तो उनको इतना इतना महंगी महंगी जांचें मतलब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब के सामने ये चुनौतियाँ हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ ही है, तो इस वजह से भारत में हमें ये सब केसेस ज़्यादा देखने को मिले। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के लिए नीतियाँ सुझाव। तो भारत निवेश के लिए हाई प्रायोरिटी जांच और उपचारक के लिए बजट आवंटन करे। उसके बाद जागरूकता, मतलब कैंसर रोकथाम के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य नीति। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 कैंसर रोकथाम इसमें था। इस नीति की जो है मतलब इसका इंडेक्स था कि कैंसर रोकथाम, शीघ्र निदान और उपचार पर जोर देना। उसके बाद आयुष्मान भारत चलाई इन्होंने, तो वो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार और कैंसर स्क्रीनिंग और उपचार शामिल था इसके अंदर। और स्वास्थ्य ढांचा, तो स्वास्थ्य ढांचा में हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग केंद्र है जो वो अवेलेबल कराने चाहिए इनको गवर्नमेंट को। उसके बाद कैंसर उपचार के लिए सब्सिडियाँ देनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IARC के साथ डेटा साझा और तकनीकी सहायता भी हमें जो है इंटरनेशनली लेवल पर होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि जो अदर कंट्रीज़ है वो इसके उपचार के लिए क्या क्या जो है मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन। तो H. पायलोरी प्रसार को कम करने के लिए स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे कि इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलें चलाई गई है। तो राष्ट्रीय कैंसर और नियंत्रण कार्यक्रम, इसको हम अच्छे से देखते हैं। इसकी स्थापना 1975 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। इसका जो है इसका मोटिव था कि प्राथमिक रोकथाम और जागरूकता और जीवन शैली को परिवर्तन, मतलब जो शिक्षित बच्चों को जागरूक करें, उनकी शिक्षा में ये बताया जाए कि अपन को जो है इन वायरसों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी, मतलब इसकी अच्छे से जानकारी दी जाए। और जीवन शैली परिवर्तन, मतलब खाने पीने पे ध्यान दिया जाए, हर कुछ ना खाया जाए। आजकल की जनरेशन तो मोमोज वगैरह खाने वाली है, तो उससे इनके जो हेल्थ है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये वाली चीज़ हमें यूथ में देखने को मिलती है, जो कि 2008 से आगे डेटा बताया गया है। तो उन 8 और शायद तो उनके मतलब उन बच्चों में हो रहा है जो हाल ही में 17-18 ईयर्स के। तो इसके लिए इनको जो है खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रीय कैंसर केंद्र RCCS 27 केंद्र और उपचार और अनुसंधान इसके अंतर्गत जो है अवेलेबल कराए गए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या है, क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सीमित कवरेज, मतलब केवल 10% आबादी तक ही ये पहुँच है कि वो जांच करा ले और इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ अफोर्ड कर ले। उसके बाद अपर्याप्त फंडिंग और प्रशिक्षित कर्मचारी, मतलब जो है इसके लिए एक तो फंडिंग जो है मतलब पैसे हैं तो वो अपर्याप्त है, मतलब पूर्णतः ये चीज़ें ये नीतियाँ लागू कर सके तो इतने फंडिंग हमारे पास इतना बजट नहीं है। उसके बाद प्रशिक्षित कर्मचारी, मतलब इसके लिए स्किल्ड जो डॉक्टर्स है उनकी टीम है तो वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद इसके जो है सोशली क्या इफेक्ट है, तो स्वास्थ्य असमानताएं हमें देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य असमानताएं क्योंकि लोगों के पास जो है उनकी मंथली इनकम इतनी नहीं है कि वो अपना चेकअप करा सके और अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सके और अपने खाने पीने को सुधार सके।
आज का युवा, ये युवा नहीं तो उसकी फैमिली, कोई भी मतलब जो बिल्कुल लोअर क्लास है, तो वो 100 रुपये के लिए दूसरे के यहाँ दिन भर मजदूरी करेगा, ना उसे खाने की पड़ी ना कुछ, बस वो पेट भरने पर जो है फोकस करेगा, ना कि उसकी हेल्थ पर। उसके बाद एच पायलोरी और कैंसर के बीच संबंध की जानकारी का अभाव। जो लोग 100 रुपये दिन के लिए मजदूरी से दूसरे के यहाँ काम करने जाते तो उनके पास हमें पता है कि नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज होती तो वो अच्छे से 100 रुपये के लिए वो पूरे दिन अपने शरीर को ऐसे जो है श्रम में नहीं गुजारते, कुछ करते, पढ़ते लिखते तो करते वो। तो ये सब चीज़ें इसके लिए है, सोशली इफेक्टिव है। उसके बाद शिक्षा और रोजगार कैंसर उपचार से लंबी अनुपस्थिति। अगर जो शिक्षा और रोजगार पे इनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो कैंसर उपचार है तो उसमें ना बहुत टाइम लगता है, ये धीरे धीरे सही होने वाली जो है बीमारी है, तो इससे बहुत लंबे टाइम तक है जो अगर युवाओं में हो रहा है ये, तो युवाओं की शिक्षा में, एजुकेशन में इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जो रोजगार है, मतलब इनकी जॉब्स वगैरह है, तो उनके फ्यूचर पे भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और जो लोग हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी है, उन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को यहाँ मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्थिक प्रभाव क्या है। तो इसमें जो है प्रत्यक्ष लागत, मतलब जो ये जांच वगैरह कराते हैं तो इनमें प्रत्यक्ष लागत बहुत ज़्यादा होती है, इनकी कॉस्ट प्राइस बहुत होती है। कोई भी अगर ये चेकअप कराने जाएंगे, कोई भी जांच वगैरह करवाएंगे, तो उसमें इनकी कॉस्टली इतनी प्राइस रहेगी। पहली बात तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होगी, तो वो बाहर से जांच करवाएगा, तो उसकी कॉस्ट इतनी होगी कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके बाद अप्रत्यक्ष लागत, जैसे कि उनके पास कोई इतनी नॉलेज नहीं है कि वो जान सके कि ये मतलब ये जो कैंसर है तो ये किस टाइप का है, कैसे, तो ये चीज़ अप्रत्यक्ष लागत में हम समझ सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कैंसर के बढ़ते बोझ से जीडीपी वृद्धि पर प्रभाव। जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, तो अगर कैंसर बढ़ेगा तो अपनी जीडीपी प्रभावित होगी, क्योंकि इससे ना लोगों में जो है मृत्यु दर बढ़ेगी, क्योंकि मृत्यु दर बढ़ने से जो है मतलब देश की अगर जनसंख्या है तो वो घटती बढ़ती रहेगी, तो थोड़ा क्यों इनके कारणों पर इफेक्ट होता है। क्योंकि कैंसर का जो है ये उपचार कराएंगे, क्योंकि भारत में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक, और कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो बाहर से जो है अपना ट्रीटमेंट करवाने का थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझेगा। तो इससे भी हमारा जो है सकल घरेलू उत्पाद वो, क्योंकि इंसान जब स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन का जो एक लोगो था, हम एनसीईआरटी में पढ़ा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही नहीं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क काम करता है। तो अगर हमारा यूथ है, हमारा जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, काम करने वाले रोजगार वाले, मतलब रोजगार पद पे जो लोग हैं, तो वो कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका आधा टाइम, मतलब लगभग पूरा टाइम ना उनका ये अपनी जो है बीमारी में ही निकल जाएगा, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उनकी वर्क एफिशिएंसी कम होगी, तो जीडीपी में ऑटोमेटिक कमी आने लग जाएगी। इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद स्वास्थ्य बजट पर दबाव, जैसा कि 2023-24 में स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल 1.9% था। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि नीतिगत सुझाव, स्वास्थ्य नीति एच पायलोरी स्क्रीनिंग को एनसीसीपी और आयुष्मान भारत में शामिल करें। उसके बाद है जो जागरूकता अभियान चलाए जाए स्कूल कॉलेज से, तो उनमें स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए। राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर और पी पायलोरी जागरूकता अभियान भी चलाने चाहिए। उसके बाद आर्थिक उपाय, जैसे कि कैंसर उपचार के लिए सब्सिडी, बीमा कवरेज होनी चाहिए। अनुसंधान के लिए सार्वजनिक नीति भागीदारी होनी चाहिए। वैश्विक संदर्भ में भारत का क्या रोल है,
जैसा कि हम जानते हैं कोरिया, जापान जो कि नियमित स्क्रीनिंग से 50% मृत्यु दर में इन्होंने कमी की है। और उसके बाद भारत में जो उच्च मृत्यु दर है वो 65% के कारण देर से है जो निदान हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैश्विक सहयोग में क्या है, तो जो भारत है वो WHO और IARC के साथ डेटा साझा करता है, तकनीकी सहायता लेता है। उसके बाद ग्लोबल कैंसर रजिस्ट्री मॉडल को अपनाना, ये सब जो है वैश्विक सहयोग है ताकि इससे इसके प्रभाव को कम किया जा सके। भारत का इसमें क्या रोल है? सस्ती दवाओं और स्क्रीनिंग तकनीकों का विकास भारत कर सकता है। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में कैंसर नियंत्रण नेतृत्व में भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका हमें कंक्लूजन देखने को मिलता है कि जो गैस्ट्रिक कैंसर वैश्विक और भारतीय स्वास्थ्य के लिए एक उभरती चुनौती है। भारत में 1.65 मिलियन मामले अनुमानित और रोकथाम पर ध्यान आवश्यक है इसमें, क्योंकि इतने सारे जो है मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। और H. pylori के नियंत्रण से 75% मामले रोके जा सकते हैं। एक यही है इसका जो आगे की राह में हम देखेंगे कि H. pylori को अच्छे से डेवलप कर ले ताकि 75% जो केसेज हैं इनको रोक सकते हैं अपन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।